बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरानुल हक है और मैं आपको आज के सेशन में वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोपॉलिटिक्स के बारे में। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोपॉलिटिक्स से क्या मुराद है, और फिर हाइड्रोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है साउथ एशिया की उसको हम ज़रा देखेंगे, और ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक ट्रीटी साइन हुआ 1960 में रिवर्स के डिवीज़न के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स स्पेशली जो कि इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, तो जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर इस ट्रीटी में जो एक कमीशन मुकर्रर हुआ, इंडस वाटर कमीशन, उसको हम ज़रा देखेंगे। और फिर इस इंडस वाटर कमीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकैनिज़म है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व किया जाएगा, और इसके ज़रा हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके साथ हम लिंक करेंगे कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर को लेकर कौन से डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, और फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स का क्या हल निकला है, किस तरह से ये रिज़ॉल्व हुए, ये भी हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान में जो एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम जो देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे डैम्स बनते हैं, बैराजिस बनते हैं, और साथ साथ लिंक कैनाल्स बनते हैं, इसको ज़रा हम देखेंगे कि किस तरह से और कैसे ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। और लास्ट में हम फोकस करेंगे वेपराइजेशन ऑफ वाटर बाय इंडिया, जिस तरह से इंडिया रिसेंटली वाटर को एज ए टूल ऑफ कॉर्जन, एज ए टूल ऑफ थ्रेट इस्तेमाल कर रहा है, इसको भी हम फोकस करेंगे। और एंड में हम जो पाकिस्तान में रिसेंट फ्लड्स आए हैं और इन तमाम फ्लड्स को भी देखेंगे। हमारा जो कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन तो नहीं होगा कि फ़्लड्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और इसके साथ लिंक जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। अलबत्ता आज के सेशन में क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स को सिर्फ हाइड्रोपॉलिटिक्स जो है, जो टॉपिक है, इसके साथ हम लिंक करके इसको देखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में इन टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जब भी आप हाइड्रोपॉलिटिक्स के बारे में कोई किताब पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है आप बार बार आप को देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 जो है दैट इज़ अ रिवर। अब रिवर किसे कहते हैं? किसी भी कंट्री में फ्रेश वाटर के जो फ्लोइंग सोर्सेस हैं उनको हम नाम देते हैं रिवर। अगर पानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ एक ख़ास रास्ते से फ़्लो करे, उसको नाम दिया जाता है रिवर। और मोस्टली रिवर फ़्लो करता है पहाड़ी इलाकों से, हिली एरियाज से, माउंटेनियस एरियाज से, लोअर जो प्लेन एरियाज हैं उनके तरफ फ़्लो करता है। और अल्टीमेटली रिवर जाके क्या होता है, वो समंदर या ओशन में जाके क्या होता है, शामिल होता है। अच्छा, अब एक रिवर के साथ दूसरे अगर छोटे नदी नाले रास्ते में शामिल हो जाए, तो ये जो छोटे नदी नाले जो इस मेन रिवर में आके शामिल होते हैं, इनको नाम दिया जाता है ट्रिब्यूटरीज। यानी ट्रिब्यूटरीज आर फीडिंग रिवर्स टू ए मेन रिवर। अब ट्रिब्यूटरीज छोटे छोटे नदी नाले भी हो सकते हैं, छोटे स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं, स्प्रिंग का पानी भी हो सकता है, और इसमें बड़े बड़े रिवर्स भी हो सकते हैं। यानी एक रिवर आगे जाके अगर अपने से बड़े रिवर में जाके अगर शामिल होता है, तो ये रिवर उस फाइनल रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इंडस रिवर को, ठीक है, इंडस रिवर जो है चाइना से होके पाकिस्तान के गिलगित से होके, फिर के पंजाब से होते हुए सिंध में से आके फिर वो क्या होता है, शामिल होता है बहरे अरब में। तो रास्ते में इंडस जो रिवर है, इसमें पंजाब के जो 5 बड़े दरिया हैं ये आके शामिल होते हैं, जिसमें जहलुम है, जहलुम के साथ शामिल होता है चनाब, फिर ये शामिल होते हैं रावी में, और फिर इसमें शामिल होता है सतलुज। ठीक है, तो ये जो दरिया हैं अल्टीमेटली ये जमा होते हैं पंजनत पे, और फिर ये आगे दरिया सिंध में शामिल होते हैं। तो ये जो 5 रिवर्स हैं, ये दरिया सिंध के क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और इस तरह से दरिया सिंध में इस साइड से, वेस्टर्न साइड से
KPK में, पेशावर में एक रिवर आके शामिल होता है जिसको हम रिवर काबुल कहते हैं, जो कि बेसिकली आता है अफ़गानिस्तान से, काबुल से होते हुए पेशावर में इंटर होके और फिर ये आके दरिया सिंध में शामिल होता है। तो दरिया काबुल इज़ आल्सो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इसी तरह से अगर नीचे आए तो फिर दरिया टोची इसमें शामिल होता है, इसी तरह से गोमल रिवर इसमें आके शामिल होता है। तो ये जितने भी छोटे बड़े रिवर्स जो दरिया सिंध में जाके शामिल हो रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। अच्छा, अब रिवर सिस्टम किसे कहते हैं? रिवर सिस्टम किसी भी रिवर और इसके तमाम ट्रिब्यूटरीज को मिला के इसको हम रिवर सिस्टम नाम देते हैं। अब अगर हम इंडस रिवर की बात करें, इंडस रिवर यानी ख़ुद और इसके तमाम ट्रिब्यूटरीज, जिनमें पंजाब के 5 बड़े दरिया और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे दरिया काबुल, और काबुल में शामिल होता है दरिया कोनाड़, और इसी तरह दरिया सवात, और नीचे आए दरिया टोची, दरिया जोब। ठीक है जी, ये जितने भी दरिया हैं, ये दरिया सारे मिल के कहलाएंगे इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो अल्टीमेट रिवर जो बन रहा है वो, और उसमें शामिल होने वाले जितने छोटे बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारे क्या होते हैं, उस रिवर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अच्छा जी, अगर एक रिवर जिस एरिया को सैराब करे, जिस एरिया को इरिगेट करे, जिस एरिया को फ़ायदा पहुंचाए, उस टोटल एरिया को हम नाम देते हैं बेसिन। ठीक है, तो बेसिन कहते हैं उस इंटायर एरिया को, उस लैंड को विच फॉल्स अंडर ए रिवर सिस्टम। ठीक है, एक रिवर सिस्टम के अंदर फॉल करने वाला जो टोटल एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, उस एरिया को हम नाम देते हैं बेसिन। तो वो सारा एरिया जो इस रिवर इंडस और इनके ट्रिब्यूटरीज के अंडर फॉल करता है, उस इंटायर एरिया को हम नाम देंगे इंडस बेसिन। ठीक है, इंडस बेसिन वो टोटल एरिया हो गया जो कि इंडस रिवर सिस्टम के अंदर फॉल करता है। इंडस सिर्फ इंडस रिवर नहीं बल्कि इसके तमाम ट्रिब्यूटरीज भी इनमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस बेसिन जो है ये फिर 4 कंट्रीज़ पे मुहित है: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान। क्योंकि इंडस रिवर चाइना से स्टार्ट होता है तो चाइना का रीजन भी इसके अंडर फॉल करता है, फिर ये पाकिस्तान में एंटर होता है और फिर ये सिंध तक जाता है। और रास्ते में इनके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो ट्रिब्यूटरीज़ पंजाब से आते हैं, पंजाब मींस इंडियन पंजाब से भी आते हैं, और वेस्टर्न साइड पे अगर आप देख ले तो अफ़गानिस्तान से भी आके इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए फिर चारों कंट्रीज़ जो हैं क्या है, इस इंडस रिवर सिस्टम में फॉल करते हैं। अच्छा, तो फिर जो रिवर सिस्टम और बेसिन जो हमने डिस्कस किया, तो अगर हम इंडस रिवर सिस्टम को ज़रा देखें मैप पे, तो ये इंडस रिवर सिस्टम हमारे पास है। देख ले, इंडस रिवर सिस्टम में हमारे पास जो इंडस रिवर है ये स्टार्ट होता है चाइना से, फिर ये पाकिस्तान में इंटर होके KPK से होते हुए पंजाब, फिर ये इस तरह से सिंध की तरफ फ्लो करता है। अब रास्ते में इसमें शामिल होते हैं ईस्टर्न साइड से पंजाब के जो रिवर्स हैं। देख ले, पंजाब के रिवर में झेलम है जो कि फिर चनाब में आके शामिल होता है, और फिर ये दोनों मिलके फिर रावी में शामिल होते हैं, और फिर ये आगे आके फिर सतलुज इनके साथ शामिल होता है। पीछे अगर आप देख ले, सतलुज में आके शामिल होता है ब्यास। तो ये रिवर्स जो हैं अल्टीमेटली आके दरिया सिंध में शामिल होते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये भी इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। और वेस्टर्न साइड पे आप देख ले तो इंडस में शामिल होता है दरिया काबुल जो कि अफ़गानिस्तान से आता है, और रास्ते में दरिया काबुल में शामिल होता है सवात रिवर, इसमें शामिल होता है दरिया कोनाड़, और नीचे अगर आ जाए तो फिर ये जो है ना रिवर टोची है, और नीचे अगर आप आ जाए तो ये गोमल रिवर है, गोमल रिवर में आके शामिल होता है जोब रिवर, दरिया जोब। ठीक है, तो ये भी क्या हैं, दरिया सिंध के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब ये सारा जो एरिया है, जो ये इन तमाम ट्रिब्यूटरीज़ के अंडर जो फॉल करता है, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना चारों कंट्रीज़ में स्ट्रेच है, इस पूरे एरिया को हम नाम देंगे इंडस बेसिन, और इंडस बेसिन प्लस इन तमाम ट्रिब्यूटरीज़ को हम नाम देंगे इंडस रिवर सिस्टम।
अब इंडस रिवर सिस्टम में जो बेसिन का जो एरिया है टोटल, वो है तकरीबन 4,30,000 मुरब्बा मील, यानी जो कि बराबर है 11,20,000 मुरब्बा किलोमीटर के। ठीक है, जिसका सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है वो फॉल करता है पाकिस्तान में, दैट इज़ 47% ऑफ द इंटायर एरिया। और फिर सेकेंड लार्जेस्ट जो एरिया है इस इंडस बेसिन का वो फॉल करता है इंडिया में, दैट इज़ 39%। और रिमेनिंग जो 14% एरिया है दैट इज़ स्ट्रेच्ड इन अफ़गानिस्तान एंड चाइना, जो कि चाइना और अफ़गानिस्तान पे मुहित है। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे दो और चीज़ें, डैम्स एंड बैराजेस। डैम्स और बैराजेस क्या हैं? ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी रिवर के ऊपर बनते हैं। और इनमें फ़र्क ये होता है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये जो डैम्स हैं ये लार्जर स्केल में बनते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में बैराजेस छोटे स्केल पे बनते हैं, स्मॉलर स्केल में बनते हैं। इनको बनाने में ख़र्चा भी कम आता है और ये कम एरिया घेरते हैं। डैम का प्राइमरी पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना, स्टोरेज, और प्लस इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बैराज का मेन जो पर्पस होता है वो रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करने के लिए, इससे कैनाल्स निकालने के लिए ये जो है ना बनाए जाते हैं। यानी प्लेन एरिया में जब रिवर फ्लो करता है उससे जब आप दोनों तरफ कैनाल्स निकालते हैं, खोदते हैं, तो उसके लिए टेम्परेरी आप रिवर का रास्ता रोकते हैं और उसकी लेवल को राइज करते हैं, फिर उससे आप कैनाल निकालते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है बैराज। अलबत्ता बैराज में प्राइमरी पर्पस वाटर को स्टोर करना नहीं होता, ना इससे जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन मकसूद होता है। मेन इसका पर्पस क्या होता है, वो पानी को डाइवर्ट करके उससे कैनाल निकालना होता है। सखर बैराज को अगर आप देख ले, इससे कैनाल्स निकले हैं। इसी तरह से गुड्डू बैराज को देखें, गुड्डू बैराज, उससे कैनाल्स निकले हैं। ठीक है, तो ये जो बैराज हैं ये आपके कैनाल बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप डैम्स की बात करें, जिस तरह से आपका मंगला डैम है, तरबेला डैम है, तो ये आपके रिजर्वायर्स हैं, ये आपके वाटर स्टोरेज हैं, ये वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। और लास्टली हमारे पास लिंक कैनाल है। लिंक कैनाल्स नॉर्मल जो इरिगेशन के कैनाल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगेन इनको बनाने में फाइनेंशियल कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा आता है। और इनका अगेन पर्पस क्या होता है कि पानी को शिफ्ट करना होता है या डाइवर्ट करना होता है फ्रॉम वन रिवर टू अनदर रिवर, एक रिवर से दूसरे रिवर में पानी को डालने के लिए या पानी को ले जाने के लिए जो बड़े बड़े कैनाल्स बनते हैं, जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट भी आता है, इनको नाम दिया जाता है लिंक कैनाल्स। लिंक कैनाल्स इरिगेशन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते और ये सिर्फ दरियाओं के दरमियान वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं कि हाइड्रोपोलिटिक्स ख़ुद क्या है, कि इससे क्या मुराद है। अच्छा जी, हाइड्रोपोलिटिक्स को समझने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि लेट सपोज़ हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री ए है और इसके साथ एक एडजेसेंट कंट्री है बी। अब फ्रेश वाटर के कुछ सोर्सेस कंट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर इस कंट्री के अंदर एक लेक है जो कि यहाँ पे पानी जो है ये स्टेशन है, यहाँ पे ये पानी जो है ना ये स्टैग्नेंट है। इसी तरह से अगर एक लेक वो कंट्री बी के अंदर है तो वो भी क्या है, वहाँ पे स्टेशन है, वो स्टैटिक है, वो स्टैग्नेंट है। लेट सपोज अगर कोई रिवर है वो फ्लो करके कंट्री ए बी से फ्लो करके वो कंट्री ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर सोर्स। ठीक है, अब ये जो वाटर सोर्स है रिवर, ये स्टेशन नहीं है, ये एक ही कंट्री पे मुहित नहीं है, बल्कि ये दो कंट्रीज़ पे मुहित है। यानी ये क्या है, दो कंट्रीज़ के दरमियान स्ट्रेच्ड है, ये दो कंट्रीज़ के दरमियान शेयर्ड है। इस तरह के वाटर सोर्सेज को नाम दिया जाता है ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्स। ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्स या वाटर रिसोर्स उस वाटर रिसोर्स को कहा जाता है जो दो कंट्रीज़ पर मुश्तमिल हो, जो बॉर्डर के ऊपर वाक़ई हो, जो दो कंट्रीज़ के दरमियान मुहित हो, उसको हम ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। मोस्टली ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्सेज होते हैं वो रिवर्स होते हैं।
ठीक है, रिवर्स ट्रांस बाउंड्री होते हैं, क्योंकि ये फ़्लो करते हैं एक जगह, ये साकिन नहीं होते, एक कंट्री से फ़्लो करके दूसरे कंट्री ये चले जाते हैं, तो ये मोस्टली बनाते हैं ट्रांस बाउंड्री। अब ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्सेज जब दो कंट्रीज़ के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस को अगर इफ़ेक्ट करे, इनके सियासी ताल्लुकात को अगर इफ़ेक्ट करे, तो उस फिनोमिना को नाम देते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिकल रिलेशंस अफेक्टेड बाय वाटर रिसोर्सेज, और वो वाटर रिसोर्सेज जो कि ट्रांस बाउंड्री हैं उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स। तो हाइड्रोपॉलिटिक्स का किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनल जो वाटर रिसोर्सेज है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हम किसी कंट्री के अंदर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वाटर इश्यूज़, या इसके लिए हम वाटर इस्तेमाल करेंगे वर्ड वाटर क्राइसिस, ठीक है। लेकिन हाइड्रोपॉलिटिक्स हम इस्तेमाल करेंगे जब वाटर रिसोर्सेज वो रिलेशंस को डिस्टर्ब करे दो कंट्रीज़ के दरमियान, या फिर ये वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के दो कंट्रीज़ दावेदार हो, या दोनों कंट्रीज़ इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो, या दो कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट चल रहे हो, तो उस सिचुएशन को फिर हम नाम देते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स। अब हाइड्रोपॉलिटिक्स जो रिसेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया में फ्रेश वाटर की जो है ना स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है, शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। इसमें एक मेजर रीज़न तो वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे इवन पोल्स के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट कर रहे हैं। हमारे माउंटेन रेंजेस जो हैं इन पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट कर रहे हैं, और नतीजे के तौर पे फ्रेश वाटर जो सोर्सेस लैंड के ऊपर थे वो कम होते जा रहे हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर फ्रेश वाटर की जो नीड है वो भी अगेन बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों सिचुएशंस को सामने रखते हुए अभी इस सदी में स्पेशली कंट्रीज़ जो हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और कंट्रीज़ के रिलेशंस अभी वाटर को लेके बहुत ज़्यादा वो मुतासिर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया में बहुत सारे इंडस बेसिन, बहुत सारे वाटर बेसिन इस तरह से हैं जो कि सेवरल कंट्रीज़ पे मुहित है। मिसाल के तौर पर इंडस बेसिन को ही ले ले, साउथ एशिया में ये 4 कंट्रीज़ पे मुहित है। इसी तरह से रिवर नाइल को आप देख ले, ये नॉर्थ अफ्रीका में सेवरल कंट्रीज़ पे मुहित है, जिनमें मेन कंट्री आपका इजिप्ट है। इसी तरह से आपका टिग्रिस है, यूफ्रेट है, ठीक है, दरिया दजला और फरात का जो कि इराक़ में है। अगेन मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये रिवर फैले हुए हैं। और इस तरह के अगर आप देख लें इंडिया में और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा है, गेंजीज है, और सेवरल रिवर सिस्टम है दुनिया में जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ पे मुहित है। और साउथ अमेरिका में देख ले तो अमेज़न रिवर सिस्टम है जो कि अगेन जो है वो साउथ अमेरिका के सेवरल कंट्रीज़ पे मुहित है। तो इन तमाम कंट्रीज़ अब वाटर रिसोर्सेज को लेके क्या है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इस वजह से दुनिया में एक हाइड्रोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। और इसको पढ़ना कि हाइड्रोपॉलिटिकल रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं और कंट्रीज़ के क्या क्या स्टेक्स हैं और फिर इनको किस तरह से हल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ना वो रिसेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा जी, अब हाइड्रो पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस साउथ एशिया के हवाले से देखने से पहले हम ज़रा देखते हैं साउथ एशिया को इटसेल्फ। साउथ एशिया हमारे पास ये रीजन है जिसमें पाकिस्तान भी फॉल करता है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, नीचे अगर आप आए तो ये फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से नीचे ये आपके पास इंडिया है, और बीच में ये ब्लू जो है ये बांग्लादेश है, ऊपर भूटान, नेपाल है, और नीचे श्रीलंका है। ये आपका साउथ एशिया है। अब साउथ एशिया के अगर आप देख ले ऊपर नॉर्थ में देख ले, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जो कि ये भूटान से फिर नेपाल से आते आते फिर ये आपका पाकिस्तान, कश्मीर के अफ़गानिस्तान, यहाँ तक ये क्या है ये पहाड़ फैले हुए हैं, ठीक है, जिसको हम हिमालयन माउंटेन रेंज हम नाम देते हैं, कोहे हिमालय। इसके साथ साथ पाकिस्तान के करीब अगर आ जाए इधर ऊपर, यहाँ पे फिर आपके पास हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ऊपर अगर आ जाए तो यहाँ पे पामेर माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये फिर माउंटेन रेंजेस हमारे नॉर्थ में यहाँ पे
मौजूद हैं। तो नॉर्थ में ये माउंटेन्स क्या हैं, सोर्स ऑफ ग्लेशियर हैं, और ये ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो नीचे आपके पास प्लेन एरियाज़ हैं, जिस तरह आपका पंजाब का और सिंध का एरिया है, इसी तरह से इंडिया में नीचे आपके प्लेन एरियाज़ हैं। तो ये वाटर नीचे की तरफ जब फ्लो करता है तो फिर यहाँ पे आपके रिवर्स बनते हैं, ठीक है। और ये रिवर्स फिर ट्रांस बाउंड्री बनते हैं। कुछ रिवर्स चाइना से निकल के इंडिया की तरफ फ़्लो करते हैं, कुछ नेपाल से निकल के इंडिया की तरफ फ़्लो करते हैं, कुछ रिवर्स इंडिया से निकल के फिर बांग्लादेश की तरफ फ़्लो करते हैं, कुछ रिवर्स जो हैं वो इंडिया से निकल के वो पाकिस्तान की तरफ फ़्लो करते हैं, और कुछ रिवर्स ऊपर अफ़गानिस्तान से फ़्लो करके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो ये फिर ट्रांस बाउंड्री जो रिवर सिस्टम्स जो साउथ एशिया में बहुत एबंडेंटली हमारे पास मौजूद है, इसकी वजह से फिर हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि पहले से इन कंट्रीज़ के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली या बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। और नतीजे के तौर पे जब ट्रांसबाउंड्री वाटर सोर्सेज क्रिएट होते हैं तो वो इस सिचुएशन को और ज़्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और नतीजे के तौर पे हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को देख ली, हिस्टोरिकली पानी को लेके हमारे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहे हैं। अभी रिसेंटली 2025 में इंडिया ने आके पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने की जो धमकी दी है, और पाकिस्तान की तरफ बहने वाले रिवर्स को रोकने की जो धमकी दी है, ये भी इस कहानी की एक क्या है, एपिसोड है, तो जिसको हम आगे जाके और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इस मैप के साथ थोड़ा साउथ एशिया के हवाले से भी ज़रा अगेन देखते हैं कि इस रीजन में हमारे पास दुनिया की 20% आबादी रह रही है, यानी 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इस 20% आबादी के लिए जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, देयर इज़ ओनली 4% ऑफ द इंटायर फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज़ ए ह्यूज डिस्पेरिटी बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड द पॉपुलेशन विच इज़ लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अगेन इस रीजन में हमारे पास पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, जिनमें इंडिया है, जिसमें पाकिस्तान है, ठीक है, और प्लस ऊपर जाए चाइना है। तो ये 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए 4% ऑफ द फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्पेरिटी पे मबनी है। तो इस वजह से हमारे रिलेशंस और जो है ना वो क्या होते जा रहे हैं, वर्ड्स होते जा रहे हैं। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस रीजन में फिर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें मेन आपका इंडस है, गेंजीज है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। और इसी तरह से की प्लेयर्स इस रीजन में हाइड्रोपॉलिटिक्स को लेके इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश और चाइना है। इन कंट्रीज़ के दरमियान पानी को लेके मसाइल और कॉन्फ्लिक्ट्स और जो है वो डिस्प्यूट जो है ना गाहे बगाहे वो चलते रहते हैं। और फिर इस रीजन में फिर जो है ना एक टेंस सिचुएशन क्रिएट होता है इस ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज की वजह से, इस हाइड्रोपॉलिटिकल इशू की वजह से फिर इस रीजन में टेंस रिलेशंस वो हमेशा क्या होते हैं, सस्टेन करते हैं। अच्छा जी, अगेन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दुनिया में वाटर लेवल जो है, इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रीज़ को डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि यानी एक कंट्री को फ्रेश वाटर कितना एबंडेंटली अवेलेबल है या कितना जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। इस हिसाब से हमने कंट्रीज़ को डिफरेंट जो है लेवल्स पे डिवाइड किया है। इसके लिए किसी भी कंट्री के अंदर जो टोटल वाटर है, ठीक है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड दैट इज़ फ्रेश वाटर, उस फ्रेश वाटर एक साल में कितना वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं। तो एक साल में हर एक बंदे के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से हमने कंट्रीज़ को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसके लिए अगर किसी कंट्री में हर एक बंदे के लिए 1700 क्यूबिक मीटर अगर पानी या इससे ज़्यादा अगर पानी हर बंदे को अगर मुयस्सर हो एक साल में, तो उस कंट्री को हम नाम देते हैं कि वहाँ पे पानी की कोई किल्लत नहीं है, दैट इज़ वाटर एबंडेंट कंट्री, ठीक है, नो स्कार्सिटी। यानी एक साल में एक मुल्क के अंदर एक बंदे को इस्तेमाल करने के लिए 1700 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा अगर पानी मुयस्सर है, तो उस पानी में उस कंट्री में पानी की कोई किल्लत नहीं है, ठीक है। अगर ये अवेलेबिलिटी कम है, यानी 1000 से लेकर 1700 के दरमियान है, यानी 1700 से कम है
लेकिन इसके दरमियान अगर कोई फॉल कर रहा है, कोई 1400 है, 1500 है, 1300 है, इवन 1000 है, तो इस कंट्री को फिर हम नाम देते हैं वाटर स्ट्रेस कंट्री। ठीक है। उसके बाद अगर ये अवेलेबिलिटी उससे भी कम है, 500 से 1000 के दरमियान है, यानी 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000 तक है, तो उसको हम नाम देते हैं वाटर स्कार्स कंट्री। ठीक है। अगर ये अवेलेबिलिटी 500 से भी कम है, यानी हर साल एक बंदे को इस्तेमाल करने के लिए 500 क्यूबिक मीटर से कम पानी अगर अवेलेबल होता है, तो उस कंट्री को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट स्कार्स कंट्री। यानी इस कंट्री में पानी की फिर शदीद किल्लत है। हमारे पास जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें कतर है, यूएई है, और इसी तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये कंट्रीज़ फिर एब्सोल्यूट स्कार्सिटी में फॉल करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम कंपेयर करके देख लिए, पाकिस्तान में ये लेवल क्या है, 950 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम है, यानी पाकिस्तान इस लेवल में फॉल करता है, दैट इज़ वाटर स्कार्स। ठीक है। इसके मुकाबले में इंडिया की हालत हमसे बेहतर है। इंडिया में पर पर्सन अवेलेबिलिटी जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम है, जो कि हमसे हायर लेवल यानी वाटर स्ट्रेस लेवल में फॉल करता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ये दो चीज़ों पे जो है ना डिपेंड कर रहा है। एक तो हमने कहा कि वाटर वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, ठीक है, वाटर किस मिक़दार में अवेलेबल है, उस पे। नंबर सेकंड पॉपुलेशन पे। ठीक है। यानी वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन है। यानी अगर एक मुल्क में वाटर जो है इसकी अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा हो, तो फिर वाटर की ये जो लेवल है ये भी राइज़ करेगा, नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो फिर ये लेवल क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल को बेहतर करने के दो ही तरीके हैं, या तो फिर हम वाटर की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करें, नंबर 2, या पॉपुलेशन को हम कम करें। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और फिर वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करें। अब वाटर की अवेलेबिलिटी, जो वाटर है उतना ही है, उसको तो आप नहीं बढ़ा सकते। जो रिवर्स में पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है लगभग वही आएगा, आप दरियाओं को बढ़ा तो नहीं सकते। ठीक है जी, आप इस पानी को बढ़ा नहीं सकते। अलबत्ता इसको बेहतर करने का तरीका ये होगा कि फिर आप वाटर को बेटर मैनेज करेंगे, वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे। जो आपका पानी ज़ाया हो रहा है उसको ज़ाया होने से बचाएंगे, वाटर को आप स्टोर करेंगे, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बेहतर करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे, रिजर्वायर्स बनाएंगे, अपने कैनाल सिस्टम को बेहतर करेंगे, अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ फिर आप क्या करेंगे, अपने इरिगेशन सिस्टम जो है उसको भी आप क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, ताकि आप कम पानी से जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को आप इरिगेट करें, यानी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। इस हिसाब से आप इस वाटर अवेलेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, कम करें, फिर आपकी ये जो वाटर अवेलेबिलिटी जो लेवल है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब 1950 में जो पानी पाकिस्तान को मुयस्सर था, यानी ये वाला जो पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, इसमें जो रिवर्स में पानी आता था, या 1960 में जो पानी आ रहा था, अभी भी तकरीबन लगभग वही पानी आ रहा है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। यानी इस्तेमाल करने वाले लोग आपके बहुत बढ़ गए। 1960 में आपका जो पॉपुलेशन है उसको अगर 2025 के साथ आप कंपेयर कर ले, तो ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, इस वजह से आपकी वाटर अवेलेबिलिटी लेवल जो है ना वो भी ज़्यादा डाउन हो गया है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को स्पेशली हाइड्रोपॉलिटिकल लेंस में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है उसका 80% डायरेक्टली लिंक्ड है विद इंडस रिवर सिस्टम। और इंडस रिवर सिस्टम में मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता है, वो इंडिया से फ़्लो करके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। यानी पंजाब के जो 5 दरिया हैं वो पहले इंडिया से फ़्लो करते हैं, फिर ये पाकिस्तान की तरफ आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इस हाइड्रोपॉलिटिकल रिलेशन में अपर राइपेरियन है। अब अपर राइपेरियन उस इलाके को कहते हैं जहाँ से रिवर फ़्लो करते हैं, जो हायर अल्टीट्यूड में होते हैं, और रिवर अल्टीमेटली फ़्लो करके जिस रिसीविंग एंड की तरफ जाते हैं उसको लोअर राइपेरियन कहा जाता है। तो हाइड्रोपॉलिटिकल रिलेशन में अपर राइपेरियन हमेशा विनिंग पोजीशन में होते हैं। उनका पानियों के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है, रिवर्स के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। वो चाहे थ्रेट कर सकते हैं, वो चाहे पानी को रोक सकते हैं,
वो चाहे पानी को एक एज ए क्वार्सिव टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ हैं जो कि रिसीविंग एंड में हैं, जिनकी तरफ अल्टीमेटली पानी पहुंच जाता है फ्लो करके, वो हमेशा लूजिंग एंड पे होते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय निगोसिएशन के, सिवाय कॉपरेशन के, डायलॉग के, वो कुछ और नहीं कर सकते। और लास्टली हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि ये सिचुएशन उस टाइम ज़्यादा एग्रेवेट हुआ जब 1947 में यानी इंडिपेंडेंस के टाइम में पंजाब तकसीम हुआ। पंजाब शुरू में एक ही प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, तो आज़ादी के वक्त पंजाब जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। और चूँकि पंजाब मीन्स सरजमीन, 5 दरियाओं की सरजमीन, ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स जब डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, ईस्ट पंजाब जो है वो मिल गया इंडिया को और फिर वेस्ट पंजाब मिल गया पाकिस्तान को। तो फिर इनके दरमियान फ़्लो करने वाले रिवर्स क्या हो गए, वो ट्रांस बाउंड्री बन गए। ठीक है, वो ट्रांस बाउंड्री जब बन गए तो आपको फिर पता है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर से ही फिर क्या होता है, हाइड्रोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, और इस हाइड्रोपॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया पहली मर्तबा एक्सप्लॉइट करता है, इस्तेमाल करता है 1948 में। अप्रैल 1948 में इंडिया पाकिस्तान की तरफ फ़्लो करने वाले तमाम रिवर्स को ब्लॉक करता है, स्टॉप करता है। और उस टाइम पे फिर पाकिस्तान एक टेम्पररी निगोसिएशन के साथ, एक एग्रीमेंट के साथ इन रिवर्स को दोबारा क्या करता है, वो आज़ाद करता है, फ़्लो करवाता है। लेकिन अगेन वो थ्रेट क्या करता है, परसिस्ट करता है कि आने वाले वक्तों में इंडिया इसको दोबारा एज ए टूल ऑफ कोर्शन इस्तेमाल करेगा, एज ए टूल ऑफ थ्रेट इस्तेमाल कराएगा, एज ए वेपन इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए फिर पाकिस्तान इसके ऊपर काम स्टार्ट करता है कि इसका कोई हम मुस्तकिल हल निकालें। तो चुनांचे 1950 से लेकर 1960 तक इसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क किया जाता है, इसके ऊपर पाकिस्तानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इंडिया के साथ मिलके। अल्टीमेटली 1960 में इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव मुआहिदा तय पाता है और इस मुआहिदे को हम नाम देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब ज़रा देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडस रिवर सिस्टम में स्पेशली वो जो ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया से फ़्लो करके पाकिस्तान की तरफ आके इंडस रिवर में शामिल हो रहे थे, इसके ऊपर है, जिसमें टोटल 6 रिवर्स है, एक इंडस खुद है और 5 इसके वो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पंजाब से फ़्लो करके इंडस में शामिल होते हैं। तो ये टोटल 6 रिवर्स जो थे ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनको तकसीम किया गया। और इस तकसीम में 3 दरिया जो हैं वो मिल गए इंडिया को, जिनको हम ईस्टर्न रिवर्स नाम देते हैं, जिनमें ये सतलुज है, जिनमें ब्यास है, सतलुज है और फिर रावी है। ये 3 दरिया मिल गए इंडिया को। ये चूँकि ईस्ट वाले साइड पे हैं तो फिर ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाए। ठीक है, तो इंडिया को मिले एक्सक्लूसिवली। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मिलने का मतलब ये है कि इनमें जो पानी है इसके ऊपर जो राइट्स हैं वो एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान टोटली मिल गए इंडिया को, यानी पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया। इन रिवर्स में जो पानी है उनको इंडिया जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है, उनको टोटल स्टॉप करे तो कर सकता है, उनमें डैम्स बनाए तो बना सकता है, वाटर को डाइवर्ट करके कहीं और ले जाना चाहे तो कर सकता है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। तो एक्सक्लूसिवली राइट्स मिल गए इंडिया को कि ईस्टर्न रिवर में जो पानी था। ठीक है, इसके मुकाबले में जो 3 रिवर्स थे, इंडस, जहलुम और चनाब, इंडस खुद और जहलुम और चनाब, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ हैं तो ये वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। ये मिल गए पाकिस्तान को अगेन एक्सक्लूसिवली, यानी इनमें जो पानी है वो एक्सक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान को मिल गया, यानी इंडिया का अब इन पानियों के ऊपर इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। अलबत्ता इसमें एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इंडिया कैन यूज़ द वाटर इन वेस्टर्न रिवर नॉन कंजम्पटिवली। इंडिया इन रिवर्स में जो पानी है इनको इस्तेमाल कर सकता है लेकिन कंज्यूम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इंडिया इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि इनमें जो पानी है वो कम ना हो। इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ जो है रन ऑफ द रिवर से बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है जी, टरबाइन घुमा के इन रिवर्स के वाटर जो है ना वाटर की फ़्लो से टरबाइन घुमा के बिजली पैदा कर सकता है। इसी तरह से इनको टूरिज़म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, होटलिंग वगैरह के लिए।
इन रिवर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इनके ऊपर कश्तियाँ चलाने के लिए। इंडिया इनमें फ़िशिंग कर सकता है, इनमें जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज इनको निकाल सकता है, इनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अलबत्ता इन तमाम कामों को करते हुए इसमें जो पानी है उसका जो वॉल्यूम है वो कम ना हो, यानी इंडिया उनको कंज्यूम ना करे, सिर्फ यूज़ करे। तो ये जो यूज़ है नॉन कंजम्पटिव यूज़, ये राइट मिल गए वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया को। अलबत्ता ईस्टर्न रिवर्स जो है वो टोटली मिल गए इंडिया को, ठीक है। और इस तरफ से ये ट्रीटी साइन होता है और साथ साथ इस ट्रीटी को इनिशिएट करने वाला, इसको फैसिलिटेट करने वाला इदारा जो था दैट वाज वर्ल्ड बैंक। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का इसमें रोल क्या था। अच्छा, आपको मालूम है कि 1945 में जो है दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा होता है और दुनिया में जो बड़े पावर सामने आते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक रशिया उस ज़माने का USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। ये एक दूसरे के मध्य मुकाबले आते हैं और दुनिया में डोमिनेंस के लिए ये फिर क्या करते हैं, लड़ते हैं। और ये सिलसिला जारी रहता है 1991 तक। 1991 में दुनिया से USSR का ख़ात्मा होता है और इसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं कोल्ड वार, यानी सर्द जंग, ठीक है। 1945 से 1991 में दुनिया के दो बड़े बड़े सुपर पावर्स USSR और US के दरमियान जो एक प्रॉक्सी वॉर है, जो एक कंपटीशन है दुनिया में डोमिनेंस हासिल करने के लिए, इस कंपटीशन को कोल्ड वार नाम दिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ ने अमेरिका को सपोर्ट किया और कुछ कंट्रीज़ ने USSR का साथ दिया। और जो कंट्रीज़ अमेरिका को सपोर्ट किया, वेस्टर्न ब्लॉक में गए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका ने दुनिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी आलमी मालियाती इदारे बनाए। उनमें दो जो बड़े थे, एक वर्ल्ड बैंक और सेकंड था IMF। ये 1945-47 से जो है ना काम करना शुरू किया, ठीक है। अब इनका काम ये था कि वो कंट्रीज़ जो इस कंपटीशन में, इस कोल्ड वार में US को या वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं, उनके कंट्रीज़ में हम क्या करेंगे, उन ममालिक में हम तरक्याती काम करेंगे, डैम्स बनाएंगे, बैराजेस बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से पोर्ट्स डेवलप करेंगे, हम मोटरवेज बनाएंगे, हम ट्रेन जो है ना उसको बेहतर करेंगे, हम और इदारे बना के देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हम करेंगे। तो ये तमाम काम वर्ल्ड बैंक और IMF कर रहे थे। तो चूँकि कोल्ड वार में पाकिस्तान भी US ब्लॉक का हिस्सा था, तो इसलिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया, वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, ठीक है जी। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इस ट्रीटी को निगोशिएट किया, नंबर 1। और इस ट्रीटी के निगोशिएशन के बाद जो पैसों की ज़रूरत थी डैम्स बनाने के लिए, बैराजेस बनाने के लिए, ठीक है, तो इस ह्यूज प्रोजेक्ट्स में, इस ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या थे। अच्छा, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद फिर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, इंडस, झेलम और चनाब, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जो पानी है वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को मिला। तो फिर इंडिया जो पहले इनको कंज्यूम कर रहा था तो वो कंज्यूम करना बंद किया, तो इन रिवर्स में पानी का जो लेवल है वो राइज़ कर गया। और इसके मुकाबले में जो 3 दरिया जो कि ईस्टर्न रिवर्स थे वो इंडिया को मिले, तो इनमें जो पानी था वो इंडिया कंज्यूम करने लगा, तो इनमें जो पानी का लेवल था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो अब जो वेस्टर्न रिवर्स में जो पानी बढ़ गया, एक तो इनको स्टोर करना था, स्टोर करने के लिए यहाँ पे डैम्स बनने थे, नंबर 1। नंबर 2, फिर इन रिवर्स में पानी को डाइवर्ट करके ईस्टर्न रिवर्स तक लेके आना था, यानी वो इलाके जो ईस्टर्न रिवर्स के नीचे फॉल कर रहे थे, इनमें पानी की अब कमी हुई, तो उस कमी को दूर करने के लिए बड़े बड़े लिंक कैनाल्स बनाने थे वेस्टर्न रिवर से ईस्टर्न रिवर तक, ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। तो इन लिंक कैनाल्स बनाने के लिए फिर यहाँ पे बैराजेस भी बनने थे और इसी तरह से इन बैराजेस से लिंक कैनाल्स खोदे गए, प्लस इरिगेशन के जो चैनल्स है, नॉर्मल जो कैनाल्स हैं वो खोदे गए। तो फिर ये जो बैराजेस, लिंक कैनाल्स और डैम्स का जो एक सिलसिला चलना था 1960s में,
उसके लिए फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से इनिशियली। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को जो है वो असिस्ट करता है विद 90 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। और इसके साथ साथ असिस्टेंस मिलती है इंडिया की तरफ से 62 मिलियन डॉलर। और इंडिया इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि हमने अपने 3 जो दरिया थे ईस्टर्न रिवर्स, उनका जो पानी था वो हमने इंडिया को सरेंडर किया, दे दिया। तो इसके बदले में फिर और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने थे, पानी को जो है ना डाइवर्ट करके इन रिवर्स तक लेके आना था, यहाँ पे जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली जो ज़मीनें वो काश्त हो रहे थे इन रिवर्स के ज़रिए से, उनको दोबारा क्या करना था, फिक्स करना था इन लिंक्स कैनाल के थ्रू। तो इसके लिए फिर इंडिया इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। अच्छा, इन 2 कंट्रीज़ के अलावा चूँकि पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक इन कोल्ड वार, तो और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनमें अमेरिका खुद, इसके अलावा जर्मनी, इसके अलावा और जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी डिफरेंट शेयर्स में पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया, असिस्ट किया। और इस असिस्टेंस के साथ इनिशियल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए वो 610 मिलियन यूएस डॉलर से काम स्टार्ट हो गया, 610 मिलियन डॉलर से। और इस तरह से फिर इन पैसों से पाकिस्तान में 2 बड़े डैम्स बने, ठीक है। तरबेला डैम 11 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, और मंगला डैम 9 मिलियन जो है वो एकड़ फीट कैपेसिटी के साथ। अच्छा, अब एकड़ फीट जो है, लेट्स सपोज आपके पास एक एकड़ एरिया है, ठीक है। इस एकड़ एरिया में आप 1 फीट तक अगर पानी स्टोर करें, यानी इसकी हाइट 1 फीट हो और एरिया 1 एकड़ हो, तो इसके ऊपर जितना पानी आता है उसको कहते हैं 1 एकड़ फीट, ठीक है। और ये मंगला डैम जो है इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन एकड़ फीट यानी 90 लाख एकड़ फीट है। और तरबेला डैम जो है इसकी 11 मिलियन एकड़ फीट है। और इस तरह से फिर 5 बैराजेस बनते हैं, 8 लिंक कैनाल्स बनते हैं, और ये कैनाल्स वेस्टर्न रिवर्स को ईस्टर्न रिवर के साथ कनेक्ट करते हैं। और वेस्टर्न रिवर में जो पानी का लेवल जो बढ़ गया था उसको एक तो हम डैम्स में स्टोर करते हैं, सेकंड उसको लिंक कैनाल्स के थ्रू फिर ईस्टर्न रिवर्स तक उसको शिफ्ट करते हैं। और इस तरह से फिर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम क्या होता है वो पाकिस्तान में डेवलप होता है। और इसके साथ साथ फिर वाटर को रेगुलेट किया जाता है, इससे हम इरिगेशन के लिए कैनाल्स निकालते हैं, और इन डैम से फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स भी रन करते हैं। और ये जो डेवलपमेंटल का काम है ये 10 साल तक जारी रहता है, 60 से अप टू 70 तक, ठीक है। और इस दौरान टोटल जो कॉस्ट आता है वो उस टाइम का 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ये उस टाइम की बात है जब 1 अमेरिकन डॉलर 4 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर होता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज के अगर हम टाइम से हिसाब करें, ठीक है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 60 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, जो कि अभी आपके इंटायर सीपेक में जो चाइना इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो उसके तकरीबन बराबर है। तो इस ह्यूज लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडस वाटर ट्रीटी के बाद स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल एक डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो है ना अपना एक कैपिटल इस्लामाबाद, वेल प्लान सिटी ऑफ इस्लामाबाद, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेल प्लान्ड सिटीज़ में आप कैपिटल जो है ना वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके साथ पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का एक बूम स्टार्ट होता है, जिसमें आपका कराची का कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन इन पाकिस्तान टिल डेट, वो इस्टेब्लिश होता है। और इसी तरह से आपका जो है मीनार पाकिस्तान के ऊपर काम स्टार्ट होता है, आपका मज़ार कायद के ऊपर काम स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का सुपारको प्रोग्राम काम स्टार्ट करता है 1961-62, और पाकिस्तान में PTV काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। PTV पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन 1964 से अपने नशरियात का आगाज़ करता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली दैट वाज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट, or that was the positive externalities of this developmental structures which were going on in 1960s in Pakistan, mainly due to the Indus Water Treaty. तो ये सारा कुछ क्या होता है इसके बाद फिर मुमकिन होता है।
अच्छा, अब इस ट्रीटी को ज़रा हम देखेंगे। इस ट्रीटी में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म क्या रखा गया था, कि यानी अगर कमिंग ईयर्स में इस ट्रीटी के बाद भी अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी को लेके कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है, तो उसको किस तरह से हल किया जाएगा। तो उसके लिए 3 जो है ना टीयर्स रखे जाते हैं। नंबर 1, एक कमीशन बनाया जाता है इस ट्रीटी के तहत, जिसको परमानेंट इंडस कमीशन PIC कहा जाता है। यानी पाकिस्तान की तरफ से एक इंडस कमिश्नर, एक ऑफिसर मुकर्रर होगा, और एक इंडिया की तरफ से इंडस कमिश्नर मुकर्रर होगा। इसके साथ इनकी लीगल टीम और टेक्निकल टीम होगी, जो हर साल क्या करेंगे, बैठेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कोई मसले मसाइल हों, या फिर पानी के हवाले से, स्पेशली उन रिवर्स के हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत तकसीम हुए, उनसे रिलेटेड कोई अगर मसले मसाइल हों, तो वो क्या होंगे, इस टेबल पर डिस्कस होंगे। और साथ साथ इंडिया उन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई काम करने जा रहा है, तो उसके हवाले से जितना भी डेटा होगा वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पाकिस्तान के साथ परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू क्या करेगा, हर साल वो शेयर करेगा। और फिर पाकिस्तान को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी भी डेवलपमेंटल काम के हवाले से जो इंडिया कर रहा है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तान को मिले हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, तो पाकिस्तान उनको साइट विज़िट कर सकता है, उनको देख सकता है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, अगेन थ्रू दिस परमानेंट इंडस कमीशन। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो रिज़ॉल्व होंगे इस टेबल पे, परमानेंट इंडस कमीशन के टेबल पे। अगर कोई मसला इस टेबल पे हल नहीं होता, पाकिस्तान एग्री नहीं करता या इंडिया एग्री नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वो होगा न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी तीसरे कंट्री से एक्सपर्ट्स जो है ना वो क्या होंगे, मुकर्रर होंगे, और उनको मुकर्रर करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इनको मुकर्रर करेगा, और वो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे और प्लस साइट इंस्पेक्शंस करेंगे, और साथ साथ फिर ट्रीटी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे, और उसके तहत फिर वो अपना एक क्या करेंगे, डिसीजन दोनों कंट्रीज़ के सामने रखेंगे। ठीक है, उस डिसीजन को पाकिस्तान और इंडिया जो है वो के लिए मानना बाइंडिंग नहीं होगा। दिस डिसीजन विल नॉट बी बाइंडिंग, यानी ये ज़रूरी नहीं होगा कि दोनों कंट्रीज़ को ज़रूर माने। ठीक है, चाहे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो चाहे तो उसको ये रिजेक्ट करेंगे। अगर ये रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट इसी लेवल पे क्या होगा, वो रिजॉल्व होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है, दैट इज़ द 3rd टियर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, फिर ये अदालत तक जाएंगे। ठीक है, किसी भी आलमी अदालत को ये क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और मोस्टली दैट इज़ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये एक अदालत है जो नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली वाटर को लेके इन चीज़ों को ये क्या करता है, डील करता है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री करे कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। अगर इनमें से एक कंट्री अगर जाता है तो वो फैसला दोनों के ऊपर क्या होगा, लागू नहीं होगा। अगर दोनों जाते हैं, यानी बायलैटरली अगर अप्रोच करते हैं कोर्ट को, तो फिर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ कंट्रीज़। ठीक है, वो जिसके हक में भी आए, फिर दोनों कंट्रीज़ का उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी होगा। कोर्ट जो भी फैसला दे दे, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज़, और इस तरह से फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्या होंगे, रिजॉल्व होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म इंडस वाटर ट्रीटी में जो दिया गया है, ये बेसिकली क्या है, 3 टियर है। नंबर 1 इंडस कमीशन खुद है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स उसके ऊपर देखेंगे, दैट इज़ नॉन बाइंडिंग, और 3rd जो है वो क्या होगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच करेंगे, एंड उसको दोनों को अप्रोच करना क्या है, ज़रूरी है विद दी बायलैटरल कंसेंसस ऑफ द कंट्रीज़। ठीक है जी, वहाँ पे जाना ज़रूरी है। उसके बाद जब बायलैटरल कंसेंसस के साथ ये कोर्ट के अप्रोच करेंगे, फिर कोर्ट का जो भी फैसला होगा इंटरनेशनल कोर्ट का, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ कंट्रीज़। अच्छा, अब इस मैकेनिज़्म को सामने रखते हुए डॉट ज़रा हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, किस तरह के डिस्प्यूट रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और वो किस लेवल पे जाके हल हुए, इनको ज़रा देखते हैं। तो नंबर 1 दैट वाज ऑफ सलाल डैम। ठीक है, ये सलाल डैम है। सलाल डैम इंडिया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है दरिया चनाब के ऊपर, और दरिया चनाब इज़ वन ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के हिस्से में आए थे।
ठीक है। इसके ऊपर डैम का काम स्टार्ट होता है 1968 में, 60 में ट्रीटी साइन होता है। इट मीन्स द वर्क स्टार्टेड आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर पाकिस्तान क्या करता है, इसको चैलेंज करता है। स्पेशली पाकिस्तान के कंसर्न्स थे स्टोरेज के हवाले से, ठीक है। ये जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ की है, इट इज़ इन वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और फिर इंडस वाटर कमीशन में फर्स्ट ईयर में जाके इसका फैसला नहीं होता। फिर सेकंड जो टीयर है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो इसको रिजॉल्व करते हैं, इसका जो हाइट है इसको कम करके और फिर जो है ना वो अपना फ़ैसला देते हैं, जिसको दोनों कंट्रीज़ मानते हैं। 1978 में न्यूट्रल एक्सपर्ट के जो है ना वो उससे डिसीजन से ये मसला जो है ना वो क्या होता है, रिजॉल्व होता है। और साथ साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 1987 में। उसके बाद फिर 1980s में अगेन इंडिया एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, वोलर प्रोजेक्ट, और ये दरिया झेलम पे स्टार्ट करता है। अगेन इसको पाकिस्तान चैलेंज करता है स्टोरेज के हवाले से। अगेन ये उसी रिवर पे है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आया था 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी में, ठीक है। उसके बाद ये भी फिर जो है फर्स्ट लेवल पे ये रिजॉल्व नहीं होता, सेकंड लेवल पे भी ये रिजॉल्व नहीं होता, तो उसको अभी तक थर्ड लेवल तक नहीं लेके गए हैं कंट्रीज़। सो फार ये क्या है, अभी तक अनरिजॉल्व है, ना इसके ऊपर कोई काम चल रहा है और ना ये मसला अभी तक हल हुआ है। और थर्ड जो है दैट इज़ बगलिहार डैम। इंडिया 1990s में अगेन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है चनाब के ऊपर, ठीक है, बगलिहार डैम के साथ, नाम के साथ। तो इस पे फिर पाकिस्तान ने अगेन इसका जो डिज़ाइन है इसको क्या करता है, पाकिस्तान चैलेंज करता है, इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस को ज़ाहिर करता है। और फिर जो है इसको जो है ना न्यूट्रल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर फैसला देते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है ना इसका डिज़ाइन चेंज किया जाता है। और इस तरह से ये क्या होता है 2008 में आके ये भी कंप्लीट होता है। और फिर नेक्स्ट जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है किशन गंगा डैम। अच्छा जी, अब किशन गंगा जो है ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 2006 में दरिया झेलम के ऊपर। अगेन दिस इज़ द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब दरिया झेलम जो है, ठीक है जी, ये दरिया झेलम है जो पाकिस्तान में फ़्लो करता है, तो ये आता है कश्मीर से, ठीक है। तो कश्मीर में एक और रिवर इसमें शामिल होता है, उस रिवर का नाम है नीलम। ये झेलम है और नीलम क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो नीलम आज़ाद कश्मीर में फ़्लो करके इसके साथ शामिल होता है। और आज़ाद कश्मीर में ये नीलम रिवर जो है ये पहले मकबूजा कश्मीर से फ़्लो करके आता है, पीछे इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया में इस दरिया नीलम को नाम दिया जाता है किशन गंगा। तो इंडिया यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी टू दी आज़ाद कश्मीर और दरिया नीलम के ऊपर, ठीक है। दरिया नीलम को वो चुन के किशन गंगा कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है। अगेन इसको पाकिस्तान चैलेंज करता है, ये दोनों टीयर्स पे इसका फैसला नहीं होता। अल्टीमेटली इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक लेके जाते हैं। 2013 में इसका फैसला आता है और फैसला आता है कि इंडिया बेशक इस डैम को तामीर करे, ठीक है, लेकिन इसमें जो मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वाटर को उसने फिक्स किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कि पानी इतना कम से कम पाकिस्तान की तरफ फ्लो करे, इससे पानी का लेवल कम ना हो। तो एक मिनिमम लेवल रख के इस कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने। और इस तरह से फिर चूँकि कोर्ट का फैसला था तो इट वाज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज़, और इंडिया इसी तरह से अपना काम स्टार्ट किया और ये प्रोजेक्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर फिफ्थ जो एक मेजर डिस्प्यूट है इन रिवर्स के ऊपर वो है रातले प्रोजेक्ट। अगेन ये एक डैम है जो इंडिया तामीर करने जा रहा है दरिया चनाब के ऊपर। इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ 2012 में। अगेन पाकिस्तान ने दो चीज़ों को चैलेंज किया, एक तो डिज़ाइन जो है ना वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है इंडस वाटर ट्रीटी की। सेकेंड जो स्टोरेज जो है, अगेन इट इज़ इन वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी। अगेन ये दोनों लेवल्स पे इसका फैसला नहीं हुआ, ना इंडस वाटर कमीशन में और न ही न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की तरफ से। और अभी जो थर्ड जो है वो अभी क्या है, पेंडिंग है। अभी तक जो ना दोनों कंट्रीज नहीं गए हैं बायलैटरल कंसेंसस के साथ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें स्पेशली इंडिया रिलक्टेंट है, ठीक है। इंडिया को ये लग रहा है कि अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम जाएंगे तो फैसला हमारे खिलाफ आएगा और वो फैसला क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। तो अभी तक क्या है, ये प्रोजेक्ट अगेन क्या है, वो अनरिजॉल्व है, अभी भी ये क्या है, पेंडिंग है।
अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेपनाइजेशन ऑफ वाटर बाय इंडिया। अगर कोई सवाल पूछे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर करना है कि वाटर जो है इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये सब के लिए इक्वली एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ, उसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को कम अज़ कम आप एज ए टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एज ए टूल ऑफ वेपन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर हम रिवर्स की बात करें और फिर वो रिवर्स जो हिस्टोरिकली एक इलाके में, यानी आपका जो पंजाब है पाकिस्तान का, इसमें ये रिवर्स फ्लो करते रहे हैं। आपका जो पंजाब है इसका नाम ही इन 5 रिवर्स की वजह से है। तो इनको रोकना, इनको जो है ना अपने एज ए वेपन ऑफ टूल इस्तेमाल करना, एज ए टूल ऑफ वेपन इस्तेमाल करना, ये क्या है, अगेंस्ट द नेचुरल लॉ है। और इसके साथ साथ स्पेशली जब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है इसका 80% डायरेक्टली लिंक्ड है इन रिवर के साथ। तो उस टाइम पे इंडिया बार बार इसको एज ए टूल ऑफ थ्रेट इस्तेमाल करना कि हम आपकी तरफ आने वाले दरियाओं को रोकेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी को हम रिवोक करेंगे, हम इसको सस्पेंड करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इंडिया इनको तमाम चीज़ों को करके क्या कर रहा है, एज ए टूल ऑफ थ्रेट इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, एज ए टूल ऑफ प्रेशर जो है ना इस्तेमाल कर रहा है, प्रेशराइज करने के लिए, अपने मोटिव, पॉलिटिकल मोटिव्स को हासिल करने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लास्टली जब इंडिया अभी अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलेटरली रिवोक किया है, यानी ख़ुद जो है ना अपनी तरफ से उसको रिवोक किया है, जिसमें पाकिस्तान का कंसेंसस शामिल नहीं है। तो जो कि क्या है, अगेन वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आप किसी भी बायलैटरल जो है ट्रीटी को आप यूनिलेटरली रिवोक ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का कंसेंसस ज़रूरी है। पाकिस्तान भी अगर चाहे तब जाके ये ट्रीटी ख़त्म हो सकता है, यूनिलेटरली नहीं हो सकता। तो इंडिया ने क्या किया है, न सिर्फ इंटरनेशनल जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया है, बल्कि उसने इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट किया है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है और इसकी जो इकोनॉमी है वो लार्जली बेस्ड है टू द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्राम इंडिया, इसके साथ लिंक्ड है। और प्लस यहाँ पे बसने वाले लोग इन रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस टाइम पे जो है ना एक ट्रीटी को यूनिलेटरली रिवोक करके और वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करना, वो क्या है, दैट इज़ एक्ट ऑफ वॉर है। ठीक है, वो एक्ट ऑफ वॉर है जो कि इंडिया बार बार क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इस ट्रीटी को वायलेट करते हुए जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या थ्रेड करने की कोशिश की हैं, वो प्रोजेक्ट मोस्टली वो डैम्स क्या हैं, वो एक इंटरनेशनली इंतहाई वोलेटाइल और वर्नरेबल जो बाउंड्री लाइन है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो लाइन है, इसके करीब करीब उन्होंने बनाए हैं। और सिचुएशन को वर्स करके और सिचुएशन को वल्नरेबल करके इंडिया ये एक्ट बार बार कर रहा है। और लास्टली ये है कि दुनिया में अगर आप देख ले, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना वो जो है अभी डैम्स जो है ना ख़त्म करने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े डैम्स बने थे इनको जो है ना वो डिसमेंटल करने जा रहे हैं, या कम से कम ये है कि दुनिया में अभी बड़े बड़े डैम्स नहीं बन रहे। दुनिया में बड़े बड़े स्टोरेज डैम्स जो हैं, कॉन्सेप्ट ये 1950-60s का था। अभी रिसेंट ये है कि छोटे छोटे रिजर्वाइर्स बना रहे हैं, छोटे छोटे जो है ना स्टोरेज यूनिट्स बना रहे हैं, और साथ साथ वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वाटर जो मौजूद है इसको किस तरह से इफेक्टिवली हम इस्तेमाल करें, किस तरह से लोगों को हम अवेयर करें, किस तरह से हम एग्रीकल्चर की जो इरिगेशन टेक्निक से इनको हम एडवांस करें। तो अब दुनिया में एक डी डैमिंग कल्चर चल रहा है। उस टाइम पे इंडिया का डैम के ऊपर डैम बनाना और स्पेशली LOC के करीब बनाना, और फिर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करके यूनिलेटरली रिवोक करके बनाना, और प्लस इन तमाम चीज़ों को करते हुए मेन उसका मोटिव कि वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करना पाकिस्तान के अगेंस्ट, दैट इज़ an act of war, that is an act of aggression, that is violation of international law, and that is weaponization of water. और weaponization of water का जो कॉन्सेप्ट इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला कंट्री अगेन दैट इज़ इंडिया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे पहले उसने इस्तेमाल किया 1948 में, और आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी हमने डिस्कस किया, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो बारहा जो है ना इस ट्रीटी को वायलेट करके आए हैं। और फिर रिसेंटली आफ्टर 2004 एंड 5
इंडिया का ये नेचर और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। और स्पेशली अभी रिसेंट जो ईयर्स हैं आफ्टर 2020 जो है ना, इंडिया बाकायदा जो है ना, इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट किया है कि हम रिवर्स को क्या करेंगे, रोकेंगे। और अल्टीमेटली 2025 में आके उसने यूनिलेटरली इस इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मोर देन 6 डेकेड से सक्सेसफुली इफेक्टिव था, उसको उसने क्या किया है, यूनिलेटरली रिवोक किया है। ठीक है, तो अगेन इट इज़ जो है ना एग्रेशन बाय इंडिया, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, जो कि इंटरनेशनल जो है ना पॉलिटिकल प्रैक्टिस में इंतहाई अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस चीज़ को आपने इसको हाईलाइट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम रिसेंट फ्लड्स जो आए हैं पाकिस्तान में, इसको भी ज़रा देखेंगे। डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये पीछे रीजंस क्या हैं या फिर इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है उसके हम मायने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ पे जो फ्लड्स हैं या ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको हम हाइड्रोपोलिटिक्स के साथ लिंक करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में भी रिसेंट जो फ्लड आए हैं, इन फ्लड की वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं। आपके जो KPK का जो रीजन है, गिलगित है, इसमें फ्लैश फ्लड्स आए हैं। और फिर आपके पंजाब और सिंध का जो एरिया है, इसमें आपके जो है ना अर्बन फ्लडिंग हुई है। ठीक है, जिसमें मेनली आपका पंजाब मुतासिर हुआ है। अब फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं? हिली एरियाज़ में बारिश की वजह से अचानक जब पानी एकमुलेट करे, जमा हो और फिर स्पीड के साथ नीचे की तरफ फ्लो करे, तो उस फ्लड को हम नाम देते हैं, उस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर को हम नाम देते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का नुकसान ये होता है कि इसमें आपके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप क्या करें, लोगों को बचाए, आप जो है ना जानवरों को एवैक्यूएट करें, आप वहाँ से और ज़रूरी अशिया को वहाँ से निकालें, टाइम नहीं होता। इसलिए आपके पास कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस बार अगर आप देख लें फ्लैश फ्लड्स में KP में 700 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, वो मुतासिर हुए, डेथ हुए, अमवात जो है वो 700 से ज़्यादा हुए। इसके मुकाबले में अर्बन फ्लडिंग जो है वो आपके जो मैदानी इलाके हैं उसमें विद द पासेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जब पानी का लेवल राइज़ करता है तो उसको हम नाम देते हैं अर्बन फ्लडिंग। और अर्बन फ्लडिंग में आपके पास अच्छा खासा रिस्पॉन्स टाइम होता है। पहले ही आपको पता चलता है जब पानी KPK से निकलता है, कश्मीर से निकलता है, तो आपको पता चलता है कि ये लाहौर तक पहुँचते पहुँचते, ये फिर आपका आगे मुल्तान तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा और कितना पानी जमा होगा और हमारे पास पानी को कैरी करने की कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। पहले ही आप लोगों को एवैक्यूएट करते हैं, आप जानवरों को निकालते हैं और इसी तरह से लोगों को सेफ़ प्लेस में पहुंचाते हैं और नतीजे के तौर पे आपके पास कैजुअल्टीज़ कम होते हैं। इस बार KP में कोई पंजाब में कोई 30 के करीब जो है ना अमवात हुए और इस अर्बन फ्लडिंग में। ठीक है, हालांकि एरिया ज़्यादा मुतासिर हुआ पंजाब का, लेकिन अमवात कम हुए ड्यू टू दिस रिस्पॉन्स टाइम विच वाज अवेलेबल इन दिस अर्बन फ्लडिंग। अलबत्ता नुकसान फिर अर्बन फ्लडिंग का ये होता है कि ये जो पानी एकमुलेट हुआ है ये फिर जल्दी निकलता नहीं। ठीक है जी, और जो है ना एयर में भी जो है ना नमी ज़्यादा होती है, इसलिए फिर एवापोरेशन रेट भी आपका कम होता है और साथ साथ ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो भी राइज़ करता है। इस वजह से आपका जो है ना पर्कुलेशन भी नहीं होता, यानी पानी ज़मीन के अंदर भी आसानी से जज़ब नहीं होता, ऊपर एवापोरेट भी नहीं होता और इसी तरह से पानी क्या होता है वो जमा रहता है कई दिनों तक, कई महीनों तक। और फिर अर्बन फ्लडिंग में पानी को निकालना मुश्किल होता है। फ्लैश फ्लड का फिर इस हिसाब से फ़ायदा ये होगा कि फ्लैश फ्लड का पानी ज़्यादा देर रहता नहीं, क्योंकि हिली एरियाज़ होते हैं तो वो रश करके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड में पानी सस्टेन नहीं करता, अलबत्ता रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। अर्बन फ्लडिंग में पानी को निकालना मुश्किल होता है, अलबत्ता हमारे पास अच्छा खासा रिस्पॉन्स टाइम होता है। अच्छा जी, अब KP में अगर KP और पंजाब को सामने रख के अगर हम देख लें तो पाकिस्तान में इन फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये इस साल का वाक़या नहीं है। 2022 में भी हमारे पास फ्लड्स आए थे जिसमें आपके तकरीबन 3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर हुए थे। और सिर्फ 2022 की बात नहीं है, 2020 में भी हमारे पास फ्लड्स आए थे, 2015 में हमारे पास फ्लड्स आए थे, 2010 में भी हमारे पास फ्लड्स आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये फ्लड्स हमारे पास एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में ये आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तबाही ये मचा रहे हैं। ठीक है, तो इन फ्लड्स के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक जो मेजर रीज़न है दैट इज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। दुनिया में
टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, और फिर हमारे जो नदी नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें पानी का लेवल राइज़ कर जाता है। नंबर 2, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो रेन पैटर्न चेंज हो गया है। अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जिस वक्त बारिशों की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे बारिशें होती हैं, और नतीजे के तौर पर अगेन हमारे पास पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और फिर ये रिवर्स जो है ना ओवरफ्लो करते हैं, और फिर ये रिवर्स जो हैं जहाँ पे इनका रूट नहीं होता उधर भी पानी आता है, और नतीजे के तौर पे एरियाज़ क्या होते हैं, वो ज़ेरे आब आते हैं। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में अब इस चीज़ को हम लिंक करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी रीजंस हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, सिल्टेड रिवर्स हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं रिवर के पाथ में, डिफॉरेस्टेशन है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेन हमारा जो कंसर्न है दैट इज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पेशली आपके रावी में जो पानी आया है, रावी तो वो दरिया है जो कि इंडिया को मिला है, तो इसमें जो पानी आया है तो वो इंडिया ने पानी छोड़ा है, ठीक है जी। तो इंडिया ने जब पानी छोड़ा है तो वो रावी के उस पात में, दरिया रावी के पात में जितने भी घर बने थे, जितने भी लोग रह रहे थे, वो सारे क्या हो गए, सैलाब के जद में आ गए। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी में उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं किया गया था। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडस वाटर ट्रीटी में जो है ना कोई इसमें कोई डायरेक्शंस मौजूद नहीं थे, क्योंकि 1960 में ये ट्रीटी साइन हुआ है। 1960 में क्लाइमेट चेंज वाज नॉट एन इशू। क्लाइमेट चेंज जो है ना ज़्यादा ये रिलेवेंट हो गया है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है ये तो 1980s के बाद। फिर 1990s में आके दुनिया में इसके ऊपर सीरियस काम स्टार्ट होते हैं। 1991 में पहला जो है ना आपका ग्लोबल अर्थ समिट होता है, और इसी तरह से UNFCC वजूद में आता है। उसके बाद फिर इनके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कोप्स मीटिंग्स होते हैं हर साल, होते होते उसके बाद फिर डिफरेंट एग्रीमेंट सामने आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद दोहा टॉक्स, इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट, और होते होते आज तक आपके कोप्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम उसके बाद हुए। तो 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हो रहा था तो उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज वाज नॉट ए बिग डील, तो उस टाइम पे इसलिए इसको इसमें नहीं लाया गया। तो क्लाइमेट चेंज इसमें ना होना, इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी की ये क्या है, एक वन ऑफ द लिमिटेशंस है। क्लियर है। तो इस वजह से अभी जो हम फ्लड फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो वाटर जो कि इंडिया की तरफ से फ्लो करके पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो उस वजह से हर साल यहाँ पे हमारे जो है ना एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है ना मुतासिर होते हैं, लोग मुतासिर होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होता है। तो उसके लिए अगेन हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को किसी तरह से हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, उसको नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट जो है ना इस ट्रीटी में मिसिंग है। अच्छा जी, इसके साथ फिर अगर आप देख ले कि इंडस वाटर ट्रीटी में और कौन से जो है ना लिमिटेशंस है। एक तो क्लाइमेट इस पर डिस्कस नहीं है। नंबर 2, पोल्यूशन जो है वो भी इसमें जो है ना डिस्कस नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी में पोल्यूशन के हवाले से कि इंडिया अगर इन रिवर्स को पोल्यूट करे, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट उसमें डाल के या फैक्ट्रीज इसके करीब लगा के, ठीक है जी, और किसी तरह से जो आपके वेस्ट हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, वो अगर शामिल होकर ये वाटर अगर पोल्यूट होता है तो इसको भी एड्रेस करने के लिए इस ट्रीटी में कोई मैकेनिज़्म, इसमें कोई जो है ना हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद नहीं है, जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है एस्पेक्ट है वाटर से रिलेटेड। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कि अगर इंडिया इन रिवर्स में नेचुरल रिसोर्सेज को निकालता है, ओवर फिशिंग करता है, कोई स्पेशल स्पीशी है फ़िश की तो उसको ज़्यादा ओवर फिशिंग करता है, तो उसको भी अगेन हम रेज़ नहीं कर सकते इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि अगेन इसमें मिसिंग है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, और हमें ये बात मालूम है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विथ रिवर्स, ठीक है। तो रिवर में पानी कम ज़्यादा होने की वजह से अंडरग्राउंड लेवल जो है ना आपका ये भी क्या होता है आपका चेंज होता है। और पाकिस्तान में अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है ना डे बाय डे ये डाउन होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो अगेन इसको भी हम इस ट्रीटी के तहत हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ भी इस ट्रीटी में मिसिंग है। तो ये चार जो चीज़ें हैं, क्लाइमेट, पोल्यूशन जिसको हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, और प्लस नेचुरल रिसोर्सेज और अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ये चार चीज़ें जो है ना इस ट्रीटी में मिसिंग हैं, ये इसके लिमिटेशंस में शामिल हैं। तो इनको हम क्या करें, फिक्स करें।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या लाही अमल हो सकता है, क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं? तो नंबर वन तो ये है कि इमीडिएट हम रिटेलिएट करें। इंडिया हाइड्रोपोलिटिकली कोई भी अगर एग्रेशन करता है, कोई भी वो कॉर्सिव फोर्स इस्तेमाल करता है हमारे एग्रीमेंट को सस्पेंड करके, वाटर्स को रोक के, तो हमारा क्या हो, इमीडिएट इक्वल रिटेलिएशन हो। जिस तरह से अगर वो एक ट्रीटी रिवोक करता है तो भी हम कोई और ट्रीटी रिवोक करें जिसमें इंडिया के लिए कोई फ़ायदा है, ठीक है। और जिस तरह से अभी रिसेंट इंडस वाटर ट्रीटी को जब इंडिया ने रिवोक किया अप्रैल 2025 में, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को जो है ना हम रिवोक करने के ऊपर, इसको सस्पेंड करने के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। इसमें बेसिकली ये फैसला हुआ था कि कश्मीर इशू को पाकिस्तान और इंडिया किसी इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसको बायलैटरली देखेंगे, ठीक है। तो बायलैटरली देखने में इंडिया का फ़ायदा है, ठीक है। इंटरनेशनल फोरम में लेके जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात इंटरनेशनल फोरम का इंडिया के ऊपर फिर प्रेशर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर यूएन के क्लियर कट रेजोल्यूशंस हैं कि कश्मीर में जो है रेफरेंडम हो, तो अगेन जो है ना वो इंडिया के लिए मुश्किल है। तो इसलिए फिर इंडिया जो है ना इस एग्रीमेंट के तहत हमें पाबंद किया है कि हम कश्मीर का जो मसला है इसको बायलैटरली हम हल करें। तो हमने इसको थ्रेट किया है कि हम इस एग्रीमेंट को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। लेकिन अगेन दैट इज़ नॉट इक्वल इन वेटेज टू इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम रिटेलिएशन के बजाय हम जाए निगोसिएशन की तरफ, हम जाए डिप्लोमेसी की तरफ, हम जाए कोऑपरेशन की तरफ, ठीक है। डिप्लोमेसी अगेन सबसे पहला हमारा यही होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को ही हम क्या करें, स्ट्रेंथन करें। इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा हम बहाल करें और फिर इस वाटर ट्रीटी में जो लिमिटेशंस हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया उनको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। क्लाइमेट का चैप्टर है उसको भी लेके आए, इन्वायरमेंट को भी इसमें लेके हम आए, और नेचुरल रिसोर्सेज को लेके आए, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज़्म है उसको और मज़ीद बेहतर करें। और इसी तरह से हम क्या करें, अपने छोटे छोटे इश्यूज़ को हम कंप्रोमाइज़ के ज़रिए, गिव एंड टेक के ज़रिए क्या करें, हम इनको रिजॉल्व करें। अच्छा जी, सेकेंडली इस कोऑपरेशन को हम रीजनल लेवल तक लेके जाए, चूँकि ये वाटर्स का मसला जो है, ट्रांस बाउंड्री जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है बल्कि इस रीजन में है। मिसाल के तौर पर कुछ रिवर्स हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान है, और इसी तरह से कुछ रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। तो इन इश्यूज़ को हम क्या करें, रीजनल लेवल पे लेके आए, और रीजनल लेवल पे हमारे पास सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्चुनेटली जिसका मेंबर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, और इस कोऑपरेशन को लीड करने वाला जो चाइना है वो भी किसी हद तक पाकिस्तान के फेवर में है। तो इसलिए हमारे पास ये एक विनिंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम अपने तमाम मसाइल के साथ साथ वाटर के जो इश्यूज़ हैं, हाइड्रोपोलिटिकल जो कंसर्न्स हैं, इनको भी हम एड्रेस करें। अच्छा जी, इसी तरह से और क्लाइमेट एडप्टेशन के ऊपर हम काम करें, यानी जो हमारे पास डिज़ास्टर्स आ रहे हैं हर फ्यू ईयर्स के बाद, हमारे पास जो फ्लड्स आ रहे हैं, इनका भी हम कोई एक जॉइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म बनाए। स्पेशली इसको भी अगर हम रीजनल लेवल पे आते हैं SCO के तहत, जिस तरह से पाकिस्तान में NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हम रीजनल कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए स्पेशली SCO के अंडर। उसके लिए हम फंड्स भी मुख्तस करें, उसके लिए बाकायदा डेडिकेटेड टीम हम मुख्तस करें, लोगों को ट्रेन करें, और प्लस ये प्री डिज़ास्टर मैकेनिज़्म भी इसका हो कि डिज़ास्टर्स आने से पहले प्लांटेशन हो, फॉरेस्टेशन हो, लोगों में अवेयरनेस हो, ठीक है जी। और इन तमाम चीज़ों में भी ये क्या करे, फैसिलिटेट करे, और ड्यूरिंग डिज़ास्टर भी ये जो है ना रेस्क्यू, एवैक्यूएशन और इन तमाम चीज़ों को जो आले रिस्पॉन्स है उसमें भी फैसिलिटेट करे, और फिर पोस्ट डिज़ास्टर जो आपका डेवलपमेंट है उसमें भी ये क्या करे, फैसिलिटेट करे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। अभी जो रिसेंट इसकी जो मीटिंग हुई है SCO की, उसमें इस चीज़ को क्या किया है, डिस्कस किया गया है कि हम इस रीजन में जो स्पेशली डिज़ास्टर्स हैं आपके, उनके लिए कोई हम जॉइंट मैकेनिज़्म हम तरतीब दे दें, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है वो ज़रूरी है स्पेशली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम बार बार जो है ना फ्रीक्वेंटली डिज़ास्टर्स और स्पेशली फ्लड्स को जो है ना हम फेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि फिर पाकिस्तान के अंदर भी हम वाटर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म जो है उसको हम बेहतर करें। हम अपनी इरिगेशन को मॉडर्न टेक्निक्स पे लेके आए, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बेहतर करें, जो डैम्स हैं उनको बेहतर करें, और इसके अलावा छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाएं। बड़े डैम्स अगर आप नहीं बनाते तो कम से कम छोटे छोटे हमारे पास स्टोरेज यूनिट्स हों, और प्लस हमारे पास
क्या हो, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म हो लोगों को अवेयर करने की, ठीक है, लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएं। और लास्टली इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं इनको हम मीडिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए इनका रोल भी शामिल करें, जिनमें वर्ल्ड बैंक ख़ुद है और इसी तरह से यूएन है, इसी तरह से न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, और इसी तरह से INGOs हैं, और इन तमाम को हम क्या करें, इन इश्यूज़ में हम शामिल करें और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इनको हाईलाइट करें। वाटर एज़ ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, दुनिया में, और ये इवॉल्व कर रहा है, इसको हम बार बार क्या करें, हाईलाइट करें, और फिर इसको हम दुनिया में क्या करें, ज़्यादा इसको सिक्योर करने के लिए हम इन इदारों को भी इंगेज करें। इस तरह से हम अपने जो वाटर के वो हैं शेयर्स हैं उनको हम सिक्योर कर सकते हैं, और इस तरह से फिर हाइड्रोपॉलिटिकली इंडियन एग्रेशन से हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये आज का बच सकते हैं, और इसके साथ साथ आज का हमारा ये टॉपिक जो है ना अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स हम अरेंज करेंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, नोट्स में इंटरेस्टेड हैं, एवल्यूएशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप गिवन नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।